In vector atom model, till now we have discussed two important basic fundamentals. First of all, in the first lecture in this chapter, you have seen the concept of the orbital magnetic dipole moment and Bohr magneton, and after that we have discussed the Lamer precession, or you can say the Lamer theorem. Actually, we have obtained the expression for the Lamer frequency, and I have told you that this concept is very important in discussing the concept of atomic spectra. Now, in this regard, we will see another basic important fact, which is called space quantization. When you say space quantization, it means the value of the orbital angular momentum of the electron in one electron system is actually quantized. So how we can discuss this space quantization of atom, particularly when the atom is subjected to an external magnetic field, we will discuss now. इनफैक्ट आपने देखा था कि जब हम एटम को प्लेस करते हैं किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या घटना होती है। आप याद कीजिए, आप पहले के क्लास में इस बात को डिस्कस किए हैं कि जब हम लोग किसी एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में प्लेस करते हैं तो एक्चुअली जो हमारे रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है वह ऑर्बिट एक्चुअली प्रिसेस करता है अराउंड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को एक्सिस मान लें, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि हमने जेड डायरेक्शन में कंसीडर किया है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो अप्लाई किया गया है, और ये जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट एक्चुअली प्रिसेस करता है इस मैनर से कि जो एल वेक्टर है वह एक कोण डिस्क्राइब करता है। आप इस फिगर में देखिए, एक शंकु आपको दिखाई पड़ रहा है, और एक्चुअली इस दरमियान जो एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वह कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करता है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि एल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच बनने वाला ये जो एंगल है थीटा, दैट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट डज नॉट चेंज। ऐसी स्थिति में हम लोग देखेंगे कि ऐसे तो थियोरेटिकली लगता है कि एल जब प्रिसेस करेगा बी के अबाउट तो एल का हर एक पॉसिबल ओरिएंटेशन अराउंड द बी होगा, लेकिन आप सरप्राइजिंगली देखेंगे कि एक्चुअली ये जो एल वेक्टर है यह वास्तव में सर्टेन डायरेक्शंस होगा, थीटा का कुछ सर्टेन वैल्यू होगा जिस डायरेक्शन में ही ओरिएंटेड होता है। दैट इज एक्चुअली स्पेस क्वांटाइजेशन। लेकिन कैसे? इस बात को क्वांटिटेटिव रूप में बाय द एप्रोप्रिएट कैलकुलेशन क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच से हम लोग एक्चुअली डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, अब इसके रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें तो आपने इस फिगर को अभी देखा है, जस्ट आप ज़रा ध्यान से फिर से इस फिगर को देखिए कि हमने सपोज किया है कि ये जो हमारा एल वेक्टर है, दिस एल वेक्टर मेक्स an angle theta with the direction of the applied magnetic field vector B, जिसे हमने z डायरेक्शन में माना है। तो ऐसी स्थिति में वेक्टर L का कंपोनेंट अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या आप कहिए z डायरेक्शन में फाइंड आउट करें Lz, तो क्या होगा? दिस इज वेरी सिंपल। यू कैन से the projection or the component of this L vector, orbital angular momentum vector of the electron along the magnetic field, that is along z direction. What will be that? That will be simply L cos theta. ये तो बड़ा सिंपल सी बात है, इस कंपोनेंट निकालने आप जानते हैं वेक्टर का। इसलिए जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग दैट इज जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल का, जिसको हम Lz सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, चूँकि बी को आपने जेड डायरेक्शन में माना है, आप जानते हैं कि यह क्या होगा, तो मॉड ऑफ एल इनटू कॉस थीटा।
और इससे अगर cos थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करें तो सिंपली दिस विल बी LZ ओवर L, L का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर L, ठीक है, cos थीटा इतना बड़ा। अब ये जो हमारा वेक्टर है L, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है ये एक्चुअली हमको क्वांटम मैकेनिक्स बताता है। आपने अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरा जो क्वांटम मैकेनिक्स का वीडियो सीरीज है आप उसके प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, और क्वांटम मैकेनिक्स प्लेलिस्ट में खोलिए। वहाँ आपको एंगुलर मोमेंटम चैप्टर पर कई वीडियोज़ मिलेगा और हमने शुरुआत ही किया है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर से। एक्चुअली जो एल स्क्वायर हमारा ऑपरेटर होता है, एल स्क्वायर ऑपरेटर, इसका आइगन वैल्यू वहाँ फाइंड आउट किया है हमने। आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, वैसे आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देख चुके होंगे और आपने देखा होगा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल के स्क्वायर का जो आइगन वैल्यू होता है दैट इज एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच बार स्क्वायर। और इसी आधार पर हम लोग कहते हैं कि एल क्या होगा तब, तो स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच बार। तो एक तरफ जहां आप कह रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में कि एल स्क्वायर ऑपरेटर का आइगन वैल्यू है एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच बार स्क्वायर, उसी को अभी यहाँ हम कह रहे हैं कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल का मैग्नीट्यूड इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच बार। एक्चुअली ये स्मॉल एल है क्या, आप जानते हैं कि दिस स्मॉल एल इज नोन एज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। और ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एक्चुअली होता क्या है, तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है जिसका वैल्यू आप लेते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं बोलना है, नॉन नेगेटिव इसलिए कि 0 एक नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर है, इसीलिए हमने नॉन नेगेटिव शब्द का यूज किया, पॉजिटिव नहीं बोलते हैं। तो ये हमारे एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का वैल्यू है। फिर उसी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में जब हम लोग ऑपरेटर LZ का आइगन वैल्यू निकालते हैं, अगर आप, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे उस वीडियो को देखिए, वहाँ LZ का आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन निकाला हुआ मिलेगा और आप वहाँ देखेंगे, हो सकता है कि हमने वहाँ इस ML के जगह पर M लिखा हो, उस ये दिस इज जस्ट ए सिंबल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो LZ ऑपरेटर का जो आइगन वैल्यू होता है दैट इज ML इंटू एच बार। एंड व्हाट इज दिस ML? एक्चुअली ML को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इनफैक्ट द वैल्यूज ऑफ दिस ML डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ L के वैल्यू पर इसका वैल्यू निर्भर करता है। और अगर आपको L का कोई वैल्यू दिया हुआ है स्मॉल l का, तो उसके कोरोस्पोंडिंग ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ML का 2l प्लस 1 वैल्यूज होता है। मतलब L के किसी एक वैल्यू के लिए ML का कितना वैल्यू होगा, 2l प्लस 1, 12 प्लस 1, इज इट ओके? और होगा क्या, तो फ्रॉम -L टू प्लस L हम बढ़ेंगे एक के स्टेप में, एक से बढ़ते जाना है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ कहें कि L इज इक्वल टू 0, तो व्हाट विल बी ML? L चूँकि 0 है तो ML क्या होगा ये अगर पता करें, पहले तो ये पता करिए कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो वैल्यू होगा 2l प्लस 1 और L है 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। इसका मतलब L अगर 0 है तो ML का केवल एक वैल्यू होगा, और होगा क्या, तो -L से प्लस L। अब L चूँकि 0 है तो -0 बोलो या +0 तो एक ही बात है, वह 0 ही है। इसीलिए ऐसे कंडीशन में ML का वैल्यू भी 0 होगा। लेकिन यहीं अगर हम कहें कि L इज इक्वल टू 1, देन व्हाट विल बी ML?
ml का वैल्यू क्या होगा, ये हमको पता करना है। आप उसके पहले देखिए कि ml का वैल्यू होगा कितना, तो होगा कितना, तो 2l + 1 होगा, एंड दिस विल बी 2 × 1 + 1 दैट इज 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर l 1 के बराबर है तो ml का 3 वैल्यू होगा। अब बोलो कहाँ से क्या क्या होगा, तो -l से +l तक जाना है एक के स्टेप में। ध्यान से देखिए, पहला वैल्यू लेंगे -1, ठीक है। अब इसमें एक जोड़ना है, तो -1 + 1 दैट विल बी 0, तो दूसरा वैल्यू 0 हो गया। अब 0 में फिर एक जोड़ दीजिए, 0 + 1 दैट विल बी 1। तो ये -l से +l तक हो गया, और कौन कौन वैल्यू हुआ, -1, 0 और 1। तो l अगर 1 है तो ml का वैल्यू हो गया -1, 0 और 3, दैट इज 3 वैल्यूज हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपने समझ लिया होगा कि ml और l कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। l के वैल्यू पर ही ml का वैल्यू निर्भर करता है, और हमने अभी आपसे कहा और एक्सप्लेन किया कि फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l देयर विल बी 2l + 1 वैल्यूज ऑफ ml, और होगा क्या, तो फ्रॉम -l टू +l एट द स्टेप ऑफ 1, एक के स्टेप में आपको आगे बढ़ना है। अगर आप प्लस से ही शुरुआत करते हैं तो एक स्टेप घटाते जाइए। मान लीजिए कि पहले अगर किसी ने 1 ही लिखा तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेगा तो 0 आएगा, फिर 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा। आप आइदर -l से +l की तरफ बढ़िए या +l से -l की तरफ बढ़िए। इज इट ओके? इस तरह से आप देखिए कि cos थीटा का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, मतलब थीटा का वैल्यू आप इससे थीटा बराबर cos इनवर्स इतना लिख देंगे, और आप देख रहे हैं कि जो cos थीटा या थीटा का जो वैल्यू आएगा वह डिपेंड करेगा कि ml और l क्या है, और ml और l का कोई कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं होता है, ये डिस्क्रीट वैल्यू है, इसीलिए cos थीटा का भी क्या होगा, डिस्क्रीट वैल्यू होगा। अब cos थीटा का डिस्क्रीट वैल्यू मतलब अगर l का एक वैल्यू दे दिया जाए तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ml का 12 + 1 वैल्यू होगा, और ml का अगर 12 + 1 वैल्यू है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग cos थीटा का 12 + 1 वैल्यू होगा। अब cos थीटा का अगर 12 + 1 वैल्यू है, इसका मतलब थीटा का 12 + 1 वैल्यू है, और थीटा है क्या, आप फिगर को देखिए, थीटा एक्चुअली एंगल बिटवीन l एंड वेक्टर b है। तो इसका मतलब ये हुआ कि l का ऐसी स्थिति में 2l + 1 ओरिएंटेशन होगा। स्पेस में हमारा यह जो l वेक्टर है दैट विल बी ओरिएंटेड इन 2l + 1 डायरेक्शंस, और ऐसी स्थिति में आप कहते हैं कि जो हमारा जो एटम है वह स्पेस क्वांटाइज्ड है, क्योंकि ओरिएंटेशन ऑफ द एटम्स इन स्पेस इज नॉट कंटिन्यूअस, ये हर एक दिशा में नहीं है बल्कि यह कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन में है थीटा के करस्पॉन्डिंग, और इसी घटना को हम लोग कहते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन। और इसी बात को हमने यहाँ मेंशन कर दिया, आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है कोई cos थीटा वाला जो इक्वेशन है उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l के किसी दिए हुए मान के लिए देयर विल बी 2l + 1 डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ थीटा का 12 + 1 वैल्यू होगा। इन अदर वर्ड्स द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर l कैन हैव 2l + 1 discrete orientations with respect to the external magnetic field, and this quantization of orientation of atoms in space is known as space quantization। बात क्लियर हुई कि l वेक्टर हर एक दिशा में ओरिएंटेड नहीं है, यद्यपि वह प्रिसेस करता है तो ऐसा लगता है कि वह तो हर एक दिशा में होगा, लेकिन ये रिजल्ट हमारा कह रहा है कि नहीं, थीटा का कुछ सेलेक्टेड डिस्क्रीट वैल्यू है, इसका मतलब l स्पेस में कुछ खास दिशाओं में ही ओरिएंटेड है विथ रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड, और इसी घटना को हम लोग स्पेस क्वांटाइजेशन कहते हैं। इज इट ओके? अब इस कॉन्सेप्ट को एक प्रॉपर एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करना चाहते हैं, तब आपका यह स्पेस क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। अब l का हम एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं, l = 2। अब ना हमने बहुत छोटा वैल्यू लिया ना बहुत बड़ा, इसलिए एक इंटरमीडिएट वैल्यू l = 2 ले लिए। अब ऐसी स्थिति में हम लोग देखेंगे कि जो
क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या ओरिएंटेशन हो सकता है एल का, इस बात को डिस्कस करेंगे। आप ध्यान से देखिए, आपने एल इक्वल टू क्या लिया, 2। ओके, कैन यू से व्हाट विल बी एम एल? सबसे पहले तो बताओ कि जो एम एल का कितना वैल्यू होगा, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एम एल। आप पहले इस बात को फाइंड आउट करिए। तो अभी आपने सीखा है कि फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एल देयर आर 2l + 1 डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एम एल। तो निकालो 2l + 1 कितना हुआ, 2l + 1। सिंस l इज 2, सो दिस विल बी 2 × 2 + 1, इट मीन्स 5। तो अगर आपने l बराबर 2 लिया तो ml का कितना मान निकलेगा, 5। अब बताओ कौन कौन मान निकलेगा। तो आप जानते हैं कि फ्रॉम -l to +l, तो -l पहला वैल्यू लेंगे -2, l इज 2। अब क्या बताए थे कि एक के स्टेप में आगे, अगर आपने नेगेटिव वैल्यू से शुरुआत किया है तो एक के स्टेप में आगे बढ़ना है, मतलब जोड़ना है 1। अगर पॉजिटिव से शुरुआत करते तो एक सब्ट्रैक्ट करते जाते। तो -1 फर्स्ट वैल्यू हुआ, इसमें 1 ऐड करेंगे, तो -1 + 1 दैट विल बी -1। फिर इसमें 1 ऐड करिए, दैट विल बी 0। -1 + 1 0। अब 0 में 1 ऐड करो, दैट विल बी 1। 1 में 1 ऐड करो, दैट विल बी 2। तो ml का ये वैल्यू निकला। एक्चुअली यह किसका वैल्यू है, ml का वैल्यू है यह, आप इसको देख सकते हैं। तो दीज आर द 5 वैल्यूज ऑफ ml। l अगर 2 है तो ml का 5 वैल्यू निकला, और 5 वैल्यू क्या क्या निकला ये आपने यहाँ पर निकाल लिया। अब जरा फिर ध्यान से देखिए, ऐसी स्थिति में जब आपने ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 लिया, देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कैपिटल L। इसका मान पहले निकालो, क्या होगा यह। आपने देखा है कि दिस इज l × l + 1 का स्क्वायर रूट × h बार। एंड व्हाट इज l? l इज 2, so this is 2 × 2 + 1 square root h bar, and this will be 3 × 2, that is 6, so this is √6 h bar। तो l का वैल्यू आ गया √6 h बार, अगर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 2 के बराबर है। ये फिक्स्ड वैल्यू है। अब अगर हम जानना चाहते हैं कि जो Lz का वैल्यू क्या होगा, Lz का वैल्यू, आप ध्यान से देखिए, Lz बराबर क्या होता है बताओ, अभी तुरंत पढ़े हो, ml × h बार। लेकिन L का एक ही वैल्यू है 2, जो हमने सपोज किया है फॉर एग्जांपल, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग आप जरा ध्यान से देखिए कि ml का 5 वैल्यूज है। कहाँ से कहाँ तक है, -2 से +2 तक, -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो अगर हम ml का डिफरेंट वैल्यू रखें तो क्या क्या मान आएगा, जरा आप ध्यान से देखिए। ml का वैल्यू रखिए -2, तो दिस विल बी -2 h बार। फिर रखिए -1, तो दैट विल बी -1 h बार, दैट इज -h बार। फिर रखिए 0, तो 0 हो जाएगा। और फिर 1 रखेंगे, h बार हो जाएगा। फिर 2 रखेंगे तो 2h बार हो जाएगा। सो दीज आर एक्चुअली द वैल्यूज ऑफ Lz। अब ये Lz स्पेस में 5 स्पेसिफिक डायरेक्शन में आप देख रहे हैं कि हमारा L डायरेक्टेड होगा, जिसके कोरस्पॉन्डिंग आपका यह Lz का वैल्यू है। आप इस फिगर को देख सकते हैं कि जब ml का मान 2 के बराबर है, ml का वैल्यू 2, उस समय आपका जो L वेक्टर, ये सब L का डायरेक्शन है, ध्यान से देखिए, ये L डायरेक्टेड है इस डायरेक्शन में। जब ml है 2 के बराबर, L का मान फिक्स है कि वह √6 h बार ही होगा। और उस समय जब ml आपका 2 के बराबर है तो Lz का वैल्यू क्या है, 2h बार।
तो आप देखिए हमने इस एल वेक्टर का प्रोजेक्शन लिया, ये जो हमारा एल वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन जेड डायरेक्शन में, तो दैट इज इक्वल टू 2h बार। आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है यह है 2h बार, ठीक है। फिर जब आप एल का वैल्यू एम का वैल्यू 1 लेते हैं, एम का वैल्यू 1, तो एल जेड होता है h बार, तो फिर आपका यह एल वेक्टर ही है, ये वेक्टर क्या है, एल वेक्टर ही है, यह मैग्नीट्यूड उसका फिक्स है √6h बार। लेकिन उस समय जो एल जेड का मान है वह है h बार, और वो h बार फिगर में देखिए कि इस प्रोजेक्शन से दिखाया गया है, दिस इज h बार, ठीक है। ठीक उसी तरह से जब ml का मान है 0, तो उस समय जो हमारा एल वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन दैट इज एल जेड भी 0 है। आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे या इस ओरिजिन पर ही आएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से ml जब -1 है और ml जब -2 है, उस समय एल जेड का वैल्यू है -h बार और -2h बार, जैसा आप इस फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा एल कितने डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, 5 डायरेक्शंस में। अब ध्यान से देखिए ml का 5 वैल्यू है, इस 5 डायरेक्शन में आपका एल वेक्टर ओरिएंटेड है। ये नहीं कि जो एल वेक्टर हर एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, यही तो स्पेस क्वांटाइजेशन है कि ये स्पेस में कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ओरिएंटेड होता है विथ रेस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब कितना कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना के बराबर है, यह एंगल कितना के बराबर है, ये सारा आपने जो अभी इक्वेशन 3 में रिजल्ट निकाला था कॉस थीटा के लिए, उससे अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ml डिवाइडेड बाय √L इंटू L प्लस 1, यही वैल्यू निकाला आपने। अब आप देखिए अब ml का और L का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू रखते चले जाएंगे। ध्यान से देखिए कि अगर आपने ले लिया ml का वैल्यू, सपोज करिए ml का वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, ml का वैल्यू 0 से स्टार्ट किया, तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा, और ये बताता है कि थीटा π/2 होगा। और आप फिगर में इस बात को देख सकते हैं, जब आपने ml का वैल्यू 0 लिया तो एल वेक्टर जो बी वेक्टर के साथ एंगल बनाता है, आप देखिए फिगर में, दिस एंगल इज π/2। ये जो एंगल है कितना है, π/2, 90 डिग्री है, ठीक है। इसी तरह से अब ml का दूसरा वैल्यू लेते हैं, ml इक्वल टू +1, ml इक्वल टू +1, तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, ये आप जरा ध्यान से देखिए। ml इज 1, तो 1 ले लिया, और l यहाँ फिक्स है, ध्यान रखिए l जो है वह फिक्स है 2 के बराबर, तो दिस इज 2 इंटू 2 प्लस 1 का स्क्वायर रूट, दैट इज 1/√6। इससे अगर आप थीटा निकालते हैं तो दिस विल बी कॉस इनवर्स 1/√6। अब ये कोई स्टैंडर्ड तो नहीं है, लेकिन आप फॉर एग्जांपल याद रख सकते हैं इतना कि ये वैल्यू आ जाता है 66 डिग्री। ये कितना के बराबर आ जाएगा, 66 डिग्री, 66 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अब ml का दूसरा वैल्यू लेते हैं 2, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2 डिवाइडेड बाय √6। ये नीचे वाला √6 होता है, इसलिए जब थीटा फाइंड आउट करिएगा क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स 2/√6। अब फिर ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हम लोग तो एंगल का वैल्यू याद रखते हैं जो
15 का मल्टीपल हो, लेकिन फॉर एग्जांपल आप इसको तत्काल याद रख सकते हैं कि ऑलमोस्ट दिस इज 35 डिग्री। आप इस फिगर में इसको मार्क कर सकते हैं कि दिस एंगल विल बी 35 डिग्री, है ना, एंड दिस एंगल विल बी 66 डिग्री, दिस विल बी 66, ठीक है। और इसी तरह से फिर आप फाइंड आउट करिए, अगर आपने ml का वैल्यू ले लिया -1, देन योर cos थीटा विल बी व्हाट, आप उसी फॉर्मूला में रखिए, -1 डिवाइडेड बाय √6, एंड देयरफॉर थीटा विल बी cos इनवर्स -1/√6, और ये जो वैल्यू आता है ये ऑलमोस्ट 114 डिग्री आता है। इसलिए आप इस फिगर को फिर देखिए कि ये जो एंगल होगा, जो आप यहाँ से यहाँ तक का एंगल लेंगे, दिस एंगल, दिस विल बी 114 डिग्री, ओके। और फिर आप दूसरा वैल्यू लीजिए ml का, जो रिमेनिंग वैल्यू है वह है ml इक्वल टू -2, देन व्हाट विल बी cos थीटा, दिस विल बी -2/√6, एंड देयरफॉर थीटा विल बी cos इनवर्स -2/√6। और फिर ये स्टैंडर्ड तो नहीं है, लेकिन याद आप रख सकते हैं, दिस थीटा विल बी ऑलमोस्ट 145 डिग्री। आप इस फिर फिगर में देखिए कि ये 145 डिग्री कौन होगा, तो ये जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, दिस एंगल इज 145 डिग्री। तो क्या देखा आपने कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में एटम को रखेंगे और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू 2 के बराबर होगा, तो वैसे स्थिति में हमारे इलेक्ट्रॉन की, आप एटम भी बोल सकते हैं, उसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है उसका 5 डिस्क्रीट ओरिएंटेशंस है, वह 5 डायरेक्शंस में ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं है कि जो वह हर एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, एंड दिस इज स्पेस क्वांटाइजेशन। यहाँ एक रिमार्केबल बात यह है, आप जरा ध्यान से देखिए कि अगर हम लोग cos थीटा के वैल्यू को देखें, तो cos थीटा के लिए जो एक्सप्रेशन है वह एक्सप्रेशन क्या है कि दिस cos थीटा इज इक्वल टू ml डिवाइडेड बाय √L इंटू L प्लस 1 का स्क्वायर रूट। अब cos थीटा कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है, 1 तक हो सकता है। तो इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा ml है, ऐसी स्थिति में एक्चुअली दिस ml इज, या ml का मोड कहिए, दिस विल बी ऑलवेज लेस देन √L इंटू L प्लस 1, हमेशा इससे छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ml का जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मैक्सिमम वैल्यू वह ml के मोड का मैक्सिमम कहिए, ये L के बराबर है। क्योंकि आपने क्या सीखा है कि ml L से प्लस L से माइनस L तक, तो मोड ले लीजिए कि ml प्लस माइनस दोनों हो सकता है, इसलिए मोड ले लिया। तो ml का मैक्सिमम वैल्यू L के बराबर है, और हमारे एक्सप्रेशन में है L प्लस 1। इसका मतलब जो ml है वो तो निश्चित रूप से L प्लस 1 से छोटा है, और ml ज़्यादा से ज़्यादा L होगा, इसलिए L इंटू L प्लस 1 का स्क्वायर रूट निश्चित रूप से ml के मोड से बड़ा होता है। या दूसरे तरह से कहो कि ml का जो मोड है वह डेफिनेटली लेस होगा, किससे? L इंटू L प्लस 1 के स्क्वायर रूट से। और अगर यह इससे लेस है तो ये रिजल्ट बता रहा है कि हमारा जो ml डिवाइडेड बाय ml डिवाइडेड बाय √L, 1 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 2
रूट ओवर एल इंटू एल प्लस वन, रूट ओवर एल इंटू एल प्लस वन, इसका मॉड ले लीजिए तो दिस विल बी ऑलवेज लेस देन वन। और ये रिजल्ट इम्प्लाई करता है कि जो थीटा है दिस कैन नॉट बी जीरो एंड दिस थीटा कैन नॉट बी पाई। मॉड लिया इसलिए -1 न्यूमेरिकली -1 भी नहीं होगा और +1 भी नहीं होगा। मतलब कॉस थीटा का वैल्यू अभी के केस में मैथमेटिकली कॉस थीटा मे बी +1 व्हेन थीटा इज 0, इट कैन बी -1 व्हेन थीटा इज पाई। बट ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहता है कि कॉस थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू +-1, ये कभी नहीं होगा। जब +1 नहीं होगा इसका मतलब थीटा 0 नहीं होगा, -1 नहीं संभव है, इसका मतलब थीटा पाई के बराबर नहीं होगा। थीटा अगर 0 होगा तो आप जरा ध्यान से देखिए कि थीटा 0 होने का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा इक्वल टू 0? थीटा 0 होने का मतलब है कि हमारा ये जो एल वेक्टर है वह जेड के डायरेक्शन में, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा। और थीटा अगर 180 है तो उस समय हमारा जो एल वेक्टर है वह नेगेटिव जेड, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। लेकिन हमारा यह रिजल्ट कहता है कि थीटा न तो 0 हो सकता है न थीटा पाई हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एल वेक्टर है, कंक्लूजन यही है कि जो एल वेक्टर है, दिस एल वेक्टर इज नेवर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज नेवर एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। देयरफॉर कंक्लूजन क्या निकला कि एल इज नॉट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये पैरेलल का साइन है, उसको कट कर दिया, इसका मतलब एल इज नॉट पैरेलल टू बी, एंड साथ ही साथ एल इज नॉट एंटी पैरेलल टू बी। एंटी पैरेलल टू, न यह पैरेलल होगा ना एंटी पैरेलल। इसका मतलब कि एल एंड बी कैन नॉट बी कोलिनियर, यह एक लाइन पर नहीं हो सकता है। या आप इसको कहिए कि एल कैन नेवर बी अलाइंड एग्जैक्टली पैरेलल और एंटी पैरेलल टू बी। कभी भी एग्जैक्टली उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं हो सकता है। तो दिस इंप्लाइज एल इज नेवर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू बी, या कभी भी बी के पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि वास्तव में अगर किसी एटम को हम प्लेस कर देते हैं ऑर्बिट किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस स्थिति में जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है वह प्रिसेस करता है अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सिस। इससे लगता है कि प्रिसेशन के समय उसका हर एक ओरिएंटेशन पॉसिबल होता होगा स्पेस में, लेकिन फैक्ट ये है, क्वांटम मैकेनिक्स बताता है कि एल का कुछ सर्टेन ही ओरिएंटेशन है, बी के साथ वह कुछ खास डायरेक्शन में ही ओरिएंटेड होता है, और इसी बात को आप कहते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन। एंड सो दिस इज स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ आवर एटम। तो ये एक रिमार्केबल फैक्ट है, इस आइडिया का भी उपयोग आगे करेंगे। अब बेसिक फंडामेंटल के रूप में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच इज एक्चुअली ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज यू नो द स्पिन इज प्योरली ए क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रॉन हैज ए प्रॉपर्टी ऑफ स्पिन। और ये स्पिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में। इन बातों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।